हेडिंग डालिए, हेडिंग। राज्य, भाग 6, आर्टिकल, एक 152 से 237। इसमें आपको एक तो राज्य की कार्यपालिका, हेलो बात नहीं कर, लिखो राज्य की कार्यपालिका, ये हो जाएगा अनुच्छेद 153 से लेकर 167। फिर इसी में आएगा राज्य की विधायिका, लिखिए विधायिका, अनुच्छेद 168 से 212। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका आर्टिकल 214 से 237। इसमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों आ जाएगा। तीनों पहले लिखिए हेडिंग, राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 152 से 237, जिसमें तीनों आपको मिल जाएगा। हो गया? चलिए बोर्ड पे देखिए। अब पीछे क्लास में जो कल ही बताए थे भाग 5 था, तो भाग 5 में भी तीनों था कि केंद्र की कार्यपालिका थी, केंद्र की विधायिका थी और केंद्र की न्यायपालिका थी। हालांकि न्यायपालिका केंद्र और राज्य के लिए नहीं है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका को फॉलो किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये अलग से एकीकृत व्यवस्था किया गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को केंद्र वाले भाग में यानी भाग 5 में रखा गया है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भाग 6 राज्य के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है कि जैसे केंद्र की कार्यपालिका पढ़े तो केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति शामिल था, उपराष्ट्रपति शामिल था, प्रधानमंत्री, मंत्रिम परिषद, और फिर बात करें तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी आगे आएगा, बाकी डिस्कस तो अभी नहीं हुआ था उसके बारे में। वैसे ही राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य में तो जैसे वहां पे है राष्ट्रपति, तो यहाँ पे आएगा राज्यपाल। केंद्र में एक अलग से उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है, लेकिन राज्य में कोई उपराज्यपाल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को ही उपराज्यपाल कह दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे दूसरा कारण है और वहां पे दूसरी व्यवस्था है। सामान्यतः उपराष्ट्रपति जैसा राज्य में कोई उपराज्यपाल का पद नहीं बनाया गया। आगे बढ़े तो प्राइम मिनिस्टर, जैसे सेंटर में था प्राइम मिनिस्टर, तो राज्य में हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। वहां पे प्राइम मिनिस्टर का अपना मंत्री परिषद था पूरे सेंट्रल के कार्यों को करने के लिए, तो यहाँ पे राज्य के कार्यों को करने के लिए अपना राज्य का क्या होता है, मंत्री परिषद। जैसे वहाँ पे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री थे, वैसे राज्य में भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होंगे, तो लगभग प्रावधान एक समान होगा। तो यहाँ की बहुत सारी बातें आपके जो पीछे पढ़ चुके हैं भाग 5, वहाँ से ओवरलैप करेगी। जैसे बहुत सारी राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो वो सेम प्रोसीजर है, राज्यपाल के अंतर्गत राज्यपाल की भी वही शक्तियाँ होंगी, मतलब अधिकांश कंडीशन में, हालांकि कुछ में विशेष शक्ति राष्ट्रपति को मिला हुआ है। ठीक है, फिर इसी में न्यायपालिका के बारे में, तो न्यायपालिका तो अलग से ये पूरा टॉपिक आएगा, तो जिसमें आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बारी बारी से फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत चूंकि पहला पार्ट है इसका राज्यपाल, तो इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए राज्यपाल, नीचे राज्यपाल। भाग 6 में ही है राज्यपाल, बोर्ड पे देखिए।
पीछे जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। तो भारत के टोटल 3 अनुच्छेद है जहाँ पे राज्य की परिभाषा लिखी गई है। एक है अनुच्छेद 12 जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल है, जहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ की राज्य की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, बाकी संवैधानिक संस्थाएं जो फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाती हैं वो सब शामिल था। दूसरी बात करें तो एक बात हुआ था 36 डीपीएसपी जब पढ़ रहे थे तो उसका फर्स्ट आर्टिकल भी राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ बातें राज्य के, मतलब ये दोनों तो एक समान है। जो राज्य की परिभाषा 12 में दी गई थी वही राज्य की परिभाषा किस में है, 36 में। एक और राज्य की परिभाषा अब पढ़ेंगे जहाँ पे राज्य स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे पहले ही आर्टिकल है 152 जहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत में आने वाले जो 28 राज्य हैं उनके बारे में अब यहाँ पे बताया गया है कि 28 राज्य हैं और इनकी ये व्यवस्था है। अब राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, ये जितना प्रक्रिया होगा ये सभी स्टेट के लिए एक समान होगा। कहने का मतलब कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति पढ़े कि राज्यपाल करता है तो 28 स्टेट में सेम प्रक्रिया होगा कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कहीं पे पढ़े कि विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 होगी तो 28 राज्यों के लिए प्रावधान लागू है कि अधिकतम सीटों की संख्या कितना होगी, 500 होगी। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया तो सभी 28 राज्यों में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, एक समान होगी। विधानमंडल का विधायी प्रक्रिया, उसका वर्किंग प्रोसीजर तो पूरे 28 राज्यों में क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पे जो 152 के अंतर्गत जो 28 राज्य भारत में हैं तो यहाँ से जितनी सारी चीजें पढ़ेंगे वो सब भारत के राज्य पर समान अप्लाई होगा। हम इसमें एग्जांपल लेंगे कुछ करंट में चलते हुए कुछ समसामयिक मुद्दों के साथ, और खासतौर पे बिहार के पॉलिटिक्स पर लेकर हम इसको समझाएंगे, लेकिन सभी जगह पे ये क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए हमको चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन समझाना है तो बिहार के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पे समझाएंगे, या हाल फिलहाल में कहीं पे चुनाव हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया सभी जगह पे क्या होगी, एक समान होगी। कहने का मतलब अगर पढ़े कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है तो 28 राज्यों में सेम प्रोसीजर होगा कि वो बहुमत दल का ही क्या होगा, नेता। और डिपेंड करता है कि हर राज्य में विधानसभा की सीट क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से वो बहुमत सेट होगा, लेकिन सभी जगह पे तो बहुमत दल का नेता ही कहलाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। वैसे ही राज्यपाल के साथ जितनी सारी बातें पढ़ेंगे वो सभी राज्यों में लगभग क्या होगा, एक समान होगा, कोई दिक्कत। तो पहला हेडिंग हमने डाला क्या, राज्यपाल। अब देखो भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत मतलब कुछ विवादित पोस्ट की बात करें ना, कौन सा पद कुछ विवादित है तो उसमें से सबसे खतरनाक विवादित पोस्ट है किसका, राज्यपाल। हमेशा ये चर्चा में मतलब बना ही रहता है राज्यपाल। और दिक्कत तो तब हो जाती है राज्यपाल के पद को लेकर जब सेंट्रल में कोई और सरकार हो और स्टेट में कोई और सरकार हो, तो मामला और पेचीदा हो जाता है, मतलब ट्यूनिंग मिल ही नहीं पाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि राज्यपाल के माध्यम से स्टेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखें, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम निर्वाचित सरकार हैं, जनता ने हमको चुनकर भेजा है तो हम अपनी पूरी शक्तियों का क्या करें, इस्तेमाल करें। जैसा भी हाल फिलहाल में एक तमिलनाडु के राज्यपाल और एक केरल के राज्यपाल चर्चा में आए थे। तमिलनाडु के राज्यपाल ने तो वहाँ के तमिलनाडु के हाई कोर्ट में अपना रिट भी दायर कर दिया कि इस राज्यपाल को भाई आप क्या करिए, हटवाइए, ये हमारे हिसाब से मतलब यहाँ पे राज्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरा केरल के राज्यपाल के लिए भी ये चर्चा में था और केरल के राज्यपाल को भी वहाँ पे हटाने की प्रक्रिया और थोड़ा सा विवाद था वहाँ पे केरल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि राज्य सरकार के साथ देखो क्या है कि राज्य सरकार जो होती है वो निर्वाचित होती है, जबकि राज्यपाल जो नियुक्त होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होकर आता है। आगे जब देखेंगे कि इनकी नियुक्ति प्रोसीजर, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नियुक्त करती है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और इनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। बात समझ रहे हैं ना। अब जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति जब मर्जी तब चाहे उसको क्या कर देगा, हटा देगा। संविधान में कोई फिक्स नहीं है कि कितना दिन रहेगा कितना दिन नहीं रहेगा। सामान्य कंडीशन में तो 5 साल है कि एक सरकार 5 साल काम करती है तो 5 साल रहेगा, परंतु राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, जब मर्जी उस समय वो राज्यपाल को क्या कर देता है, हटा देता है। इसलिए जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनता है उसको हमेशा ये डर सताए रहता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना, नहीं तो हमारा कमांड किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में, जब मर्जी उसको क्या कर देगा, हटा देगा। राष्ट्रपति बोले तो पीछे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करता है अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करते हैं। तो एक बात तो श्योर है कि भाई जो भी राज्यपाल होगा वो केंद्र सरकार का ही कोई ना कोई क्या होगा, आदमी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार क्यों चाहेगी कि भाई राज्यपाल दूसरा कोई जितना होगा वो सब उन्हीं पार्टी से क्या होगा, संबंध। इसका बड़े पैमाने पे एग्जांपल मान लो 1989 में जब चुनाव हुआ, बीपी सिंह की सरकार बनी, तो जितने राज्यों में उसके पहले कांग्रेस के द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे सबको हटाकर सब अपना राज्यपाल लगा दिया। 1.5 साल के बाद सरकार गिरी, नरसिम्हा राव की सरकार बनी, 14 स्टेट में नए राज्यपाल अभी साल भर पहले ही नियुक्त हुए थे, सबको हटाकर 14 राज्यों में फिर दोबारा अपने मनपसंद का कांग्रेस वाले राज्यपाल आए।
बात समझ रहे हैं ना। तो इनका कोई फिक्स नहीं है, जब राष्ट्रपति चाहे तब इनको क्या कर सकता है, हटा सकता। राष्ट्रपति बोले तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के सलाह से उनको हटाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। कुछ बातें लिखिए, पहले फिर समझाते हैं। भारत के संविधान में, राज्यपाल लिख लिया ना, नीचे डैश देकर इंट्रो लिखिए। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, संविधान में राज्य सरकार की, भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है, राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है, उसी तरह की गई है, परिकल्पना उसी तरह की गई है जैसे कि केंद्र सरकार की, जैसे कि केंद्र सरकार की, जैसे कि केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए पूर्ण विराम। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं, इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं, इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संविधान के छठे भाग में, संविधान के छठे भाग में, संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक में, 153 से 167 तक में, 153 से 167 तक में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। 163 से 167 तक में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, राज्यपाल कमा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्यपाल कमा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कमा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं, तथा राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोलते हैं, राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सामान्यतः, सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ब्रैकेट में अनुच्छेद 153, सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ब्रैकेट में अनुच्छेद 153 होगा, अनुच्छेद 153 उसे में लिखे। लेकिन, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को, 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, पूर्ण विराम।
बोर्ड पे देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ तो ये व्यवस्था था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें व्यवस्था था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त होगा, आर्टिकल 153। तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था किया गया। परंतु आगे चलकर 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, इसके माध्यम से कुछ और भी परिवर्तन हुए, जिसमें से एक परिवर्तन ये भी था कि अब एक ही कोई व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कहने का मतलब, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है बिहार का राज्यपाल है, तो जरूरत पड़े तो इसको झारखंड का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब एक ही व्यक्ति एक साथ दोनों राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी पद खाली हुआ तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी अभी वर्तमान में बन सकता है या नियुक्त हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का क्या हो राज्यपाल। अभी भी देखेंगे तो सामान्य कंडीशन में एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कहीं पे पद खाली हो गया तो फिर उसको कार्यभार दे दिया जाता है, तो 2 राज्यों में हो जाता है। ठीक है, तो संविधान लागू हुआ तो तब व्यवस्था था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से व्यवस्था कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सिंगल राज्यपाल की भी नियुक्ति हो सकती है। अब इसका वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति महीना है। 2018 से ये व्यवस्था चेंज हुआ है, उसके पहले 1.5 लाख के आसपास था। तो 3.5 लाख रुपया जो इसका वेतन है, अब ऐसा नहीं कि ये 2 या 2 से, मान लीजिए कि एक कोई राज्यपाल है जो बिहार का भी है और उत्तर प्रदेश का भी है, तो ऐसा नहीं कि इसको डबल वेतन मिलेगा 3.5 लाख और 3.5 लाख 7 लाख, और फिर एक तीसरे राज्य का भी बन जाए तो 3.5 लाख और 10.5 लाख, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसको वेतन एक ही मिलेगा, मतलब राज्यपाल के एक ही पद के लिए इसको वेतन मिलेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी बन जाए तो अभी इसको वेतन 3.5 लाख मिलेगा। अब इसमें से कौन सी राज्य सरकार कितने पैसा देगी ये डिसाइड करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि 2 राज्य में बन गया तो राष्ट्रपति डिसाइड किया कि 2 लाख देंगे योगी जी और 1.5 लाख देंगे कौन? नीतीश कुमार। तो इसमें तो 2 लाख रुपया यूपी गवर्नमेंट देगी और 1.5 लाख रुपया बिहार गवर्नमेंट देगी। बात समझ रहे ना? 3 में नियुक्त हो गया। मान लीजिए कि सिक्किम का भी इनको राज्यपाल बना देगा। भाई सिक्किम बहुत छोटा है तो बोलेगा भाई 1.5 लाख आप दीजिए, 1.5 लाख आप दीजिए, 50,000 सिक्किम सरकार देगी। तो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन जाए तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा भाई कौन कितना पैसा देगा। कोई दिक्कत पर्सन? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, चाहे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी ब्रैकेट में संवैधानिक राज्यपाल राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। पूर्ण विराम। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। दोहरी भूमिका है। दोहरी भूमिका है। देखिए, बोले ना भारतीय संविधान का बहुत सारे विवादित पदों में से एक विवादित पद है क्या भाई? राज्यपाल। और विवाद के दायरे में ये तब और ज्यादा आ जाता है जबकि सेंट्रल में गवर्नमेंट अलग हो और स्टेट में गवर्नमेंट अलग हो। दोनों जगह से मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, सब कुछ बढ़िया से ही चल रहा है। बोर्ड पे देखो। अब राज्यपाल की बात करें, जो गवर्नर राज्य का है राज्यपाल, अब इसको तो अनुच्छेद 154 बोलता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख है। जैसे आप प्रेसिडेंट के बारे में देखे थे कि प्रेसिडेंट केंद्र सरकार का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख है, भारत का पहला नागरिक है। वैसे ही राज्य के बारे में राज्य का पहला नागरिक, राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख, ये सब कौन है? राज्यपाल। जैसे सेंट्रल में देखे थे कि वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के पास होती है, तो वैसे ही राज्य में भी वास्तविक शक्ति चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के पास होगी। तो दोनों बातों को दिमाग में, जब वास्तविक शक्ति की बात आए तो चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के पास, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख, प्रथम नागरिक, ये सब राज्य में कौन होता है? राज्यपाल।
अब ये देखो भाई, ये इसका पद जो है ना, ये बहुत लोचापूर्ण है। एक तो इसको अनुच्छेद 154 बोलता है कि ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, मतलब राज्य सरकार के लिए स्पेशली काम करेगा और राज्य में जितनी सारी मतलब संवैधानिक प्रावधान है उसको क्या करेगा, लागू। दूसरी तरफ चूंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त करके भेजा गया है, इसलिए केंद्र सरकार भी इस उम्मीद में इसको भेजी है कि जाएगा तो फिर अपने हिसाब से वहां पे क्या करेगा, काम करेगा। अब इसके पास बहुत चैलेंजेस हैं। इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये राज्य में जाए और राज्य सरकार के हिसाब से मिलजुल कर क्या करे, काम करे, राज्य के विकास के लिए जो जरूरी चीज है उसको क्या करे, लागू करे। लेकिन कभी कभी ये सेंट्रल के दबाव में आ जाता है तो फिर लोचा हो जाता है और इधर उधर प्रक्रियाएं होने लगती हैं। तो इसलिए इसकी दोहरी भूमिका, एक तो इसको संवैधानिक प्रमुख है और दूसरी तरफ ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही ये नियुक्त होकर क्या हुआ है, पहुंचा हुआ है, और केंद्र सरकार के कृपा मात्र पे ही इसका पद है। संविधान में फिक्स नहीं है कि 5 साल रहेगा और महाभियोग द्वारा ही हटाया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। राष्ट्रपति को रात में सपने में आए कि यहाँ की राज्यपाल को हटा देना है तो सुबह हट जाएगा। बोलो ना, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के सपने में आने से कोई विशेष नहीं, वो प्रधानमंत्री के सपने में आना चाहिए, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो राष्ट्रपति तो कहने के लिए इनकी नियुक्ति करता है, पावर सब किसके पास है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जिस प्रकार से चाहेगी उस हिसाब से राज्यपाल क्या करेगी, नियुक्त करवाए। इसलिए आप देखते हैं जब सेंट्रल में सरकार चेंज होती है तो पूरे राज्यों के राज्यपाल धीरे धीरे बदलने लगते हैं, या तो खुद से हटकर चले जाइए, नहीं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। जिसका एग्जाम्पल 1991 में देखने को मिला। 1989 में 14 नए राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए बीपी सिंह की सरकार के द्वारा। सरकार गिरी, नया चुनाव हुआ, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। सभी राज्यपाल कुछ अपने से हट गए, कुछ को हटा दिया गया, फिर नए राज्यपाल को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। समझ रहे ना। तो इसकी दोहरी भूमिका, एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में भी काम करना है, यानी केंद्र सरकार को भी खुश रखना है, और दूसरा अनुच्छेद 154 राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इसको राज्य सरकार के लिए भी स्पेशली काम करना है। अब दोनों में तो मामला फंसेगा ही, इनकी विचारधारा कुछ अलग है और इनकी विचारधारा अलग मिल जाएगी तो फिर तो दिक्कत होगा ही। जैसा अभी बताया तमिलनाडु और केरल में हुआ है, तमिलनाडु ने हाईकोर्ट में वहाँ पर अपील दायर कर दिया कि राज्यपाल को हटवाइए, यहाँ से काम बढ़िया से नहीं चल रहा है। दिल्ली आप हमेशा चर्चा में सुनते होंगे भाई, दिल्ली वहाँ के जो राज्यपाल है और मुख्यमंत्री के पास कहते हैं कि मतलब जितना मतलब दो आदमी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं होता उतना इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। केजरीवाल इसको पब्लिकली एक बार बोले थे कि घर में जितना लफड़ा नहीं होता हमेशा राज्य मतलब वहाँ पे जो राज्य उप राज्यपाल है उनसे होते रहता है, तो थोड़ा सा मामला फंस जाता है। पश्चिम बंगाल में आप देखते रहते हैं, वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है और राज्यपाल भाई रहता है वो सेंट्रल वाला, कोई भी कानून बने वो होल्ड कर देता है या फिर इधर उधर कर देता है, कानून ही नहीं बन पाता है। अभी देखिए केरल में, तो केरल में कुछ ऐसा ही वाक्य हो गया। केरल में प्रावधान है कि मतलब केरल में वहाँ पे प्रावधान मतलब जैसे राज्यपाल की शक्ति है कि जितने सारे यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है उनकी नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। अब वहाँ की सरकार ने इस कानून को बदल दिया कि जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर के पास होगा। अब विधेयक पारित कर दिया, कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया, लेकिन लास्ट में सिग्नेचर के लिए तो भाई कैबिनेट से हो चाहे विधायिका से हो तो लास्ट में आएगा ही राज्यपाल। और राज्यपाल के आपने शक्ति छीन लिया और वापस से बोल रहे राज्यपाल इस पे साइन कर दीजिए, तो मामला तो फंसेगा ही भाई। इसके पहले यूनिवर्सिटी के चेयरमैन या यूनिवर्सिटी के जो कुलपति था उसकी नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास था। चीफ मिनिस्टर ने इस विधेयक लाकर चेंज करवा दिया कि अब अधिकार चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा, राज्यपाल को दे दिया कि आप इस पे साइन करिए। कैसे मामला बनेगा भाई। तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाला पद भी है ये थोड़ा सा। फिर भी वहाँ पे आरिफ मोहम्मद करके एक व्यक्ति हैं जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर राज्यपाल के पद पे अभी भी हैं। अब देखिए अब आगे क्या कॉन्फ्लिक्ट का लेवल कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो इस तरह से विवाद चलते रहता है। लेकिन जहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार सेम है, जैसे उत्तर प्रदेश, कभी चर्चा में नहीं सुनते होंगे कि राज्यपाल का कोई विवाद हुआ। और राज्यपाल को भी ज्यादा टेंशन नहीं है भाई, उसको पता है यहाँ पे भी वो अपने ही है वहां पे भी अपने हैं, दोनों विचारधारा सेम ही है, तो इसमें क्या टेंशन है। जो बिल लाए उधर से पारित हुआ, आंखों बंद करके सिग्नेचर मार देगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा इसमें हमारी क्या गलती है, सेंट्रल को आप ही का सरकार है, आप ही का सरकार है, जो भेजा हमने सिग्नेचर कर दिया। समझ रहे हैं ना। लेकिन जहाँ पे अलग है माइनस प्लस है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। दोनों प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ जी, मंत्रिपरिषद चाहे किसी राज्यपाल को हटाने के लिए कोई पावर नहीं है, नहीं चाहे तो नहीं हटेगा। राष्ट्रपति चाहना चाहिए, मंत्रिपरिषद के चाहने से कुछ नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार कितना दिन से चाह रही है कि वहाँ के राज्यपाल को हटा दे, लेकिन हट नहीं रहा है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति के हाथ में मामला है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ,
कोई जरूरत नहीं है उनको। राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 115 अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 155 सॉरी हाँ ठीक है 155 ही होगा। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। हेलो हेलो बात नहीं करो। अब यहाँ पे लिखे हैं राष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति कितना भी मतलब राष्ट्रपति भी राज्यपाल जैसा है, लेकिन फिर भी उसका तो एक अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था भाई। बात बनता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कम से कम तो चुनाव किए। राज्यपाल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, न तो जनता इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, न तो राष्ट्रपति की तरह ये अप्रत्यक्ष भी चुना जाता है। एकदम बोले ना, मतलब न तो जनता इसको चुनती है, न तो कोई जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसको चुनता है। अब सब संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के सलाह से, तो कहने का मतलब कि सेंट्रल में जो सरकार होगी उसी के सलाह से राष्ट्रपति इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, कोई दिक्कत परेशानी। कंडीशन इसके साथ दो ही मात्र अप्लाई है कि राज्यपाल बनने के लिए दो योग्यता बस चाहिए। पहला, उसका 35 वर्ष का भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, बस। अब किस पार्टी से है, किस पार्टी से नहीं है, आईएएस ऑफिसर है कि पीसीएस अधिकारी है, कि मोदी जी का कोई खास आदमी है, कि अमित शाह का कोई खास आदमी है, कोई लेना देना नहीं। दो कंडीशन चाहिए, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो, फिर उसको राज्य में राज्यपाल बनाए। अब इसके साथ साथ दो परंपराएं जुड़ी हैं, मान्य नहीं है, वो परंपराएं बोले कि सरकार इसको फॉलो करे, जब भी नियुक्ति करे तो इस बात को भी दिमाग में रखे, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। पहला कंडीशन ये कहता है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बने वो उस राज्य से संबंधित न हो। जैसे बिहार का राज्यपाल बनना है तो कोई बिहार का व्यक्ति न बने, नहीं तो हमेशा वो पॉलिटिक्स में ही रहेगा। बोलो ना जी। दूसरा मतलब, तो पहला कंडीशन है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बने उस राज्य का नागरिक नहीं हो। दूसरा कंडीशन है कि राष्ट्रपति जब भी राज्यपाल की नियुक्ति करे वो चीफ मिनिस्टर से थोड़ा बहुत सलाह ले ले। परंपरा है, संवैधानिक प्रावधान नहीं। तो ऐसी परंपरा है कि जब भी किसी राज्य, मान लो कि बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति करना है, तो थोड़ा सा नीतीश कुमार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थोड़ा सा बात करने कि फला व्यक्ति को भेज रहे हैं, सही है कि गलत है बता दीजिए, उसके हिसाब से तो राय। लेकिन सामान्यतः तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी राष्ट्रपति राय लेने नहीं जाता है भाई। कोई चीफ मिनिस्टर को फोन लगाने जाए, अपने से ही नियुक्ति करके भेज देगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे प्रभावी है, वो चाहती है कि अपना ही कोई व्यक्ति वहाँ पे राज्यपाल बनकर जाए। ठीक है, तो ये दो अन्य परंपराएं भी इसके साथ एडिशनल है कि वो राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए और दूसरा चीफ मिनिस्टर से सलाह लेना चाहिए, लेकिन ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संवैधानिक प्रावधान दो ही है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। ये दो कंडीशन को पूरा करता है तो फिर वो किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति चाहे तो। राष्ट्रपति के चाहने से नहीं होगा, मंत्रिपरिषद चाहे तो। नेक्स्ट लिखिए, डैश लिखिए। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, और न ही राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और न ही राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और न ही राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अतः राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, पूर्ण विराम, राष्ट्रपति करता है, चाहे उसी में लिखे। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, मनोनीत होता है, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए। 1979 में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1979 में 79
1979 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 1979 के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 1979 के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय राज्य में राज्यपाल का कार्यालय राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन नहीं है केंद्र सरकार के अधीन नहीं है केंद्र सरकार के अधीन नहीं है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। पूर्णविराम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित की गई है। 2 योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, डैश देकर नीचे लिखिए। पहला, 2 योग्यताएं निर्धारित की गई है, डैश देकर फर्स्ट पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूरी कर चुका हो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके अतिरिक्त 2 परंपराएं भी जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त 2 परंपराएं भी जुड़ी हैं। 2 परंपराएं भी जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त 2 परंपराएं भी जुड़ी हैं। पहला राज्यपाल संबंधित राज्य से न हो। राज्यपाल संबंधित राज्य से न हो। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लिया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। कोई दिक्कत? अब देखो, इसका मानते नहीं में तो उल्लंघन होते रहता है। इसको नीचे 2 नोट लिखिए। पहला नोट फर्स्ट, यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसके वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा तय मानकों के आधार पर जितना राष्ट्रपति निर्धारित करे, राष्ट्रपति के द्वारा तय मानकों के आधार पर
राज्य प्रदान करेंगे। तय मानकों के आधार पर राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। नोट 2, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.50 लाख प्रति महीना है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख पर मंथ, मंथली 3.5 लाख रुपया प्रति महीना है। एक रुपए का सिक्का 3.5 लाख 3.5 लाख रुपया प्रति महीना है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? हेडिंग डालिए, राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का शपथ, अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ दिलाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलवाते हैं। लिखे डैश देकर। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उसके पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उसके पद ग्रहण करने से पूर्व, वही बात है, राज्यपाल को उसके पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। राज्यपाल का कार्यकाल एवं पदावधि। राज्यपाल का कार्यकाल या इसी को बोलते हैं पदावधि, टेन्योर, पदावधि। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 डैश से लिखिए। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 वर्ष के लिए होता है। उसके पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 वर्ष के लिए होता है। अगले 5 वर्ष के लिए होता है। परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र
दे सकता है। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे अब देखो, सब पहले लिखे हैं कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से कितना वर्ष, 5 वर्ष। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसे करके, तो आंसर कितना होगा भाई, 5 वर्ष। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि राज्यपाल के कार्यकाल निर्भर करता है, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, दूसरा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका एग्जैक्ट तो फिगर वही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन सामान्य कंडीशन में कितना वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलवाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इसका त्यागपत्र, रिजाइन लेटर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना होगा तो प्रेसिडेंट को सौंपेगा, न कि राज्य में किसी व्यक्ति को। तो अपना त्यागपत्र भी देगा किसको, राष्ट्रपति को, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, जैसे राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़े थे, अच्छा प्रसाद पर्यंत मतलब कि जब मर्जी तब उसको क्या कर दे, हटा दे। राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़े थे कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, उसका 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया तब भी अपने पद पर रहेगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति उसको क्या कर ले, ज्वाइन न कर ले, क्योंकि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है। कार्यपालिका का अध्यक्ष भाई, तो राष्ट्रपति ही गायब हो जाएगा तो कार्यपालिका कैसे काम करेगी, जीरो हो जाएगा। फिर वैसे ही स्टेट में भी है, राज्यपाल का पद हमेशा के लिए रहता है, किसी भी कंडीशन में ये खाली नहीं रह सकता है, नहीं तो फिर राज्य की कार्यपालिका नहीं काम कर पाएगी। मान लीजिए कि इसका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, कोई नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं किया, तब भी अपने पद पे कंटिन्यूअस वे में कार्य करता रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल पद को ग्रहण न कर ले। जैसे वहां पे था कि किसी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो फिर उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन कर देगा, वो भी पद अनुपस्थित है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पद का क्या करेगा, निर्वहन। मान लीजिए किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का भी पद स्टेट में खाली हो जाए, तब इस कंडीशन में तो राष्ट्रपति तो तुरंत किसी व्यक्ति को भाई नियुक्त करके तो भेज देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मान लीजिए कि झारखंड का राज्यपाल है, अपना ही आदमी है, तो बोल देगा भाई तब तक आपके झारखंड के, सॉरी बिहार के ही क्या है, राज्यपाल है। तो राष्ट्रपति के पास हालांकि पावर है कि जैसे ही पद खाली हो, इसमें चुनाव उनाव तो होना नहीं है। राष्ट्रपति के साथ क्या कंडीशन था, वहां पे चुनाव होना था, इसलिए वो उपराष्ट्रपति को लाया गया या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लाया गया। लेकिन राज्यपाल के साथ तो कोई चुनाव का कंडीशन है ही नहीं, राष्ट्रपति उसको जब मर्जी तब नियुक्त करेगा, जब मर्जी तब उसको हटाएगा। तो किसी भी आकस्मिक स्थिति में अगर उसका पद खाली होता है, मृत्यु, त्यागपत्र और तमाम कंडीशन, तो पहला तो कंडीशन है कि राष्ट्रपति तुरंत भेज देगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि एक आध डिले करना हुआ, नहीं भेज पा रहा है, तो फिर उस राज्य का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो कुछ समय के लिए राज्य के राज्यपाल उसको नियुक्त किया जा सकता है या राज्यपाल का काम सौंपा जा सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति के ऊपर, कोई दिक्कत परेशानी। तो राष्ट्रपति के कंडीशन थोड़ा सा मतलब वहां पे था उपराष्ट्रपति, फिर सीजेआई। यहाँ पे अगर राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है तो ठीक, और नहीं नियुक्त करता है तो फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को यह काम सौंपा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके बस एक लाइन लिख लीजिए। यदि वर्तमान राज्यपाल का निधन, यदि वर्तमान राज्यपाल का निधन या किसी अन्य कारण से पद खाली होता है तो, वर्तमान राज्यपाल का निधन या किसी अन्य कारण से पद खाली होता है तो, किसी अन्य कारण से पद खाली होता है तो, वर्तमान राज्यपाल का निधन, निधन मतलब मृत्यु, या किसी अन्य कारण से पद खाली होता है तो, पद खाली होता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर, उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है, राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। अस्थायी रूप से सौंपा जा सकता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। तो सबसे पहले देखे भाई कि राज्य भाग 6 राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों है, जिसमें से सबसे हम पहले बात की कार्यपालिका। अनुच्छेद 153 से लेकर 167, इस कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है, महाधिवक्ता आता है।
इसमें भी सबसे पहले बात की हम राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सामान्य कंडीशन में जब देश आज़ाद हुआ था तो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक सिंगल राज्यपाल की व्यवस्था कर दी गई। वेतन भत्ता कितना कौन राज्य सरकार देगी, इस कंडीशन में डिसाइड करेगा कौन, प्रेसिडेंट। दूसरी बात देखिए कि राज्यपाल भाई नियुक्त कैसे होता है, तो न तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और न तो राष्ट्रपति द्वारा इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो फिर होता है कैसे, तो राष्ट्रपति इसको क्या करता है भाई, नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है यानी केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इसकी दोहरी भूमिका, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि भी है और दूसरा उस राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है, अनुच्छेद 154। तो इसको दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। नियुक्ति होने के लिए सामान्य तो 2 कंडीशन अप्लाई है, एक 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ 2 अन्य परंपराएं हैं जो सामान्य तो कभी कभी फॉलो हो जाती है, कभी कभी फॉलो नहीं होती हैं। एक है कि वो राज्य का से संबंधित नहीं होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि चीफ मिनिस्टर से राष्ट्रपति क्या करेगा, सलाह लेगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। उसके बाद से देखिए कि भाई इनको शपथ कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम हाई कोर्ट, संबंधित नियुक्ति तो कर देगा राष्ट्रपति, वो फिर वो आएंगे राज्य में, राज्यपाल का, राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है इनको क्या कर देगा, शपथ। उसके बाद से देखिए भाई कार्यकाल, तो सामान्य कंडीशन में इसका कार्यकाल है 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति जब मर्जी तब चाहे इसको हटा देगा। राष्ट्रपति बोले तो आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के हिसाब से सारी चीजें मैनेज होती हैं, कोई दिक्कत। किसी आकस्मिक वजह से राज्यपाल का पद खाली होता है तो यद्यपि राष्ट्रपति के पास पावर है कि किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करके भेज देगा, परंतु अगर परिस्थिति ऐसी नहीं बनी तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर 2, 4, 5, 10 दिन के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी। तो राज्यपाल का चुनाव हो गया, नियुक्ति हो गया, शपथ भी ले लिया, कार्यकाल भी देख लिया, अब कार्य लिखना है। लिखे राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां एवं कार्य डैश से लिखे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप, राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप, राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, कमा विधायी, विधायी, कमा विधायी, कमा न्यायिक, कमा वित्तीय, वित्तीय, कमा स्वविवेक, कमा स्वविवेक, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय एवं स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है, एवं स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त होती हैं, स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान, यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान सैन्य, आपातकालीन एवं कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान सैन्य, कूटनीतिक एवं आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है, एवं आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है, पूर्ण विराम। बोर्ड पे देखिए, तो राष्ट्रपति को 8 प्रकार की शक्तियां मिली हुई थी, पीछे हम लिखे थे इसके बारे में। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, स्वविवेक की शक्ति। इसके साथ साथ 3 और शक्तियां था, 6 था सैन्य शक्ति और 7वां था कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक, और 1 था 8वां आपातकालीन। तो राष्ट्रपति को तो भाई 8 प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन राज्यपाल को ये 8 प्रकार की शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। राज्यपाल को ये 3 नहीं है, ये 3 राष्ट्रपति के लिए स्पेशल प्राप्त है। बाकी ये 5 शक्तियां जैसे केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति पर अप्लाई होता, राष्ट्रपति केंद्र सरकार पर अप्लाई करता था, वैसे ही राज्य पे कौन अप्लाई करेगा, राज्यपाल अप्लाई करेगा। जैसे कार्यकारी शक्ति में पढ़े थे राष्ट्रपति के चैप्टर में कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है,
तो वैसे ही राज्य में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। वहाँ पे पढ़े थे कि केंद्र सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होता है, तो यहाँ पे राज्य में सभी काम राज्यपाल के हस्ताक्षर से होगा। वहाँ पे पढ़े थे कि प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो यहाँ पे पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। विधायी शक्ति राज्यपाल करेगा। विधायी शक्ति पढ़े थे वहाँ पे कि पार्लियामेंट का मतलब सेशन बुलाने का अधिकार राज्यपाल, तो विधानमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। बात समझ रहे हैं ना? तो सारी चीज़ें वहाँ पे जहाँ पे राष्ट्रपति है वहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है यहाँ पे क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। बात समझ में आया? तो इस तरह से इसका 2-3 पेज में नोट्स है। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये 5 प्रकार की शक्तियाँ और इसका डिटेल, इसका ये नोट्स मिलेगा आपको शाम तक, क्योंकि अभी ये पूरा फाइनल नोट्स नहीं है। ये फाइनल जैसे ही होगा शाम तक या 7-8 बजे रात तक ये मिल जाएगा। कल आपको इसको लिख लेना है, कोई दिक्कत, बाकी क्लास में इसको समझा देंगे। 1 मिनट रुको। जो लेक्चर आप यूट्यूब पर देखेंगे, मतलब यूट्यूब पे देखने वाले लोग आपके मतलब ये लेक्चर का जो भी नोट्स है वो कोचिंग के टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज पे भी डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और बाकी समझने वाला काम इस क्लास से आप समझ सकते हैं। इसका बाकी पार्ट कल वाले वीडियो में डिस्कस होगा, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। ये सीक्वेंस में लेक्चर ये चलेगा यूट्यूब के माध्यम से भी। राज्य के अंतर्गत जितनी सारी बॉडीज़ हैं ये तमाम डिस्कशन यूट्यूब पे आपको सारे क्लासेस मिलेंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आज ये राज्य सरकार का पार्ट 1 था, उसके बाद से पार्ट 2 अलग अलग माध्यम से चीफ मिनिस्टर वगैरह सब कुछ आएगा। धन्यवाद।